हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक नई लव स्टोरी लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत श्रावण से होती है। एक्चुअली में उसका रीबर्थ हुआ होता है। जैसे ही उसे होश आता है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा होता कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। डैड उसे बोलते हैं, मैंने तुम्हारे स्कूल से ना तुम्हारे लिए छुट्टी की बात कर ली है और तुम्हारे लिए एक अच्छी सी जॉब भी ढूंढ दी है। तुम्हें महीने के ना पूरे 800 युआन मिलेंगे, इसलिए जल्दी से अपनी पैकिंग कर लो, मैं तुम्हें फैक्ट्री छोड़ने के लिए जाऊंगा। मॉम बोलती है, तुम्हें अपने डैड की बात माननी चाहिए, वो भी गुस्से में थे इसीलिए उन्होंने तुम्हें धक्का दे दिया था। श्रावण तो बहुत ही ज्यादा शौक हो रही होती है अपने मॉम, डैड और छोटे भाई को देखकर। उसके बाद वो कैलेंडर में देखती है 2008 चल रहा है। उसके बाद वो न्यूज में देखती है कि 2008 ही चल रहा है। श्रावण तो शौक हो जाती है, क्या मैं 10 साल पीछे आ चुकी हूँ। तभी उसके डैड उस पर चिल्लाने लग जाते हैं, क्या तुम बेवकूफ बनने का नाटक कर रही हो? लड़कियों का ना पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं है, तुम्हें बस काम करना चाहिए। श्रावण अपने डैड की तरफ देखती है, वो उसके भाई की कितनी अच्छे से केयर कर रहे होते हैं और सोचती है, पिछली लाइफ में मैंने अपने डैड को ना गलत समझा था। मुझे लगा था कि वो लापरवाह है, इसीलिए कभी उन्होंने मेरी केयर ही नहीं की। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे डैड होने के नाते कभी उन्होंने मुझे प्यार किया ही नहीं है। श्रावण यही सब सोच रही होती है। डैड बोलते, सोच कर रही हो, जल्दी से खाना खत्म करो और जाकर अपनी पैकिंग करो। इसके बाद श्रावण वहाँ से जाते हुए सोच रही होती है, मैं फैक्ट्री जाने के लिए नहीं बल्कि यहाँ से भागने के लिए पैकिंग करने वाली हूँ। उसके बाद श्रावण अपना बोरिया बिस्तर बांधकर बाहर आ जाती है। अपने डैड को बोलती है, डैड मैं ना अकेले चली जाऊंगी। डैड बोलते, ठीक है लेकिन पैसे ना टाइम पर भेजती रहना। के बाद वो बाहर आकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और याद करती है कि उसका एक बहुत ही ज्यादा फेमस स्कूल में एडमिशन भी हो गया था। उसकी ग्रैंड माँ और अंकल ने उसे स्टडी करने के लिए सिटी में बुला लिया था। लेकिन श्रावण पिछली लाइफ में अपने डैड की बात मानकर फैक्ट्री में चली गई थी। में श्रावण डिसाइड कर लेती है, मैं अपनी पिछली लाइफ की गलतियों को ना दोहराने वाली नहीं हूँ। इस बार मैं अपनी जिंदगी को खुद अपने हाथों से लिखने वाली हूँ। इसके बाद श्रावण ट्रेन में आकर अपनी सीट ढूंढ रही होती है। वे उसकी नजर जियांग पर जाती है, जिसे देखते ही वो पहचान जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, एक्चुअली में जियांग को फाइटिंग करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया जाता है। के बाद श्रावण जब एक दिन फैक्ट्री में काम कर रही होती है तो उसकी मुलाकात जियांग से होती है। उसे पूछ रही होती है, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने भी तुम्हें यहाँ फैक्ट्री में स्क्रू टाइट करने के लिए भेजा है? वो अपना थोड़ा खाना भी उसे दे देती है और बोलती है, मैं ना यहाँ पर 30 युआन कमाती हूँ एक दिन में। वे वहाँ पर फैक्ट्री की बॉस आ जाती है। बोलती है, हमारी जो ये बॉस है ना, ये बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, तो ऊपर से बहुत ही ज्यादा कंजूस भी है, इससे ज्यादा पंगे मत लेना। बॉस आकर जियांग से पूछने लग जाती है, बेटा तुम्हें यहाँ पर ठीक लग रहा है या नहीं? जियांग बोलते, हाँ मॉम मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्रावण तो शौक हो जाती है, क्या मैंने बॉस के बेटे से ही उसकी मॉम की बुराई कर दी? के बाद से ही जियांग उसे टारगेट करने लग जाता है, इवन अपने सारे ऑर्डर उससे बनवाता था। प्रेजेंट में श्रावण सोच रही होती है, आखिर ये दूसरी लाइफ में भी मुझे क्यों मिल गया, और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। तभी जियांग को उसके फ्रेंड की कॉल आती है। उसे पूछने लग जाता है, क्या तुमने सच में बास्केटबॉल टीम छोड़ने का सोच लिया है? तू तो नंबर 1 प्लेयर है, 3 सालों से बास्केट मैच जीतता हुआ आ रहा था। लेकिन जियांग तो कॉल ही कट कर देता है। इसके बाद श्रावण उसे घूरने लग जाता है और वो उससे नजरें चुरा रही होती है। इसके बाद वो श्रावण को घूरने लग जाता है और श्रावण उससे नजरें चुरा रही होती है। इसके बाद श्रावण का स्टेशन आता है, इसलिए वो उतरने लग जाती है। तभी जियांग भी उसे देखकर खड़ा हो जाता है। श्रावण का पैर स्लिप होता है, वो गिरने वाली होती है, लेकिन जियांग उसे पकड़ लेता है। बात बोलता है, क्या तुम ऐसे ही मुझे हक कर रहने वाली हो क्या? श्रावण जल्दी से उसे दूर हो जाती है। इसके बाद वो अपना बैग उठाने के लिए जाती है, लेकिन जियांग आकर उसका बैग उसे निकाल कर दे देता है। इसके बाद जियांग जैसे ही ट्रेन से बाहर आता है, उसके फ्रेंड उसे पिक करने के लिए आते हैं और उसे बताते हैं, कोच तुम्हारा डिनर के लिए वेट कर रहा है, क्योंकि अब तुम टीम को क्विट कर रहे हो ना। जियांग जाते हुए अचानक से पीछे मुड़कर देखने लग जाता है, क्योंकि श्रावण उसे ही देख रही होती है। वो जल्दी से अपना फोन इस्तेमाल करने लगती है उसे दिखाने के लिए, लेकिन जियांग तो वहाँ से चला जाता है। पर श्रावण को पिक करने के लिए उसके अंकल आए होते हैं। वो जल्दी से उसका बैग कार में रख देते हैं। उसे बोलते हैं, तुम तो बहुत ही ज्यादा थक गई होगी इतने घंटों का ट्रैवल कर कर। एक्चुअली में श्रावण के अंकल 30 साल के होते हैं, उन्होंने अभी तक शादी भी नहीं की थी। वो अपने एरिया में थोड़ा बहुत फेमस भी होते हैं। अंकल बोलते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? वो बोलते हैं, अंकल आप तो मेरे प्यारे अंकल हो, भला मैं आपकी बात कैसे नहीं सुनूंगी। इसके बाद श्रावण के अंकल उसे एक रेस्टोरेंट के बाहर लेकर आ जाते हैं
और बोलते हैं तुम ना रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लो, तब तक मैं काम निपटा कर आता हूँ। इसके बाद शावन अकेले ही जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जियांग यहाँ पर कुछ गुंडे लड़कों के साथ खड़ा है और वो गुंडे लड़के जियांग से इसलिए लड़ना चाहते थे क्योंकि उस गुंडे की गर्लफ्रेंड को ना जियांग से प्यार हो गया था। शावन तो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और देखती है उसके अंकल भी कहीं जा रहे हैं। शावन गिरने लग जाती है, तभी जियांग उसे बचा लेता है। उसके बाद वो उन लड़कों से लड़ने लग जाता है। पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है तो शावन जल्दी से जियांग का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से भगा कर ले जाती है। जियांग का फ्रेंड उसे पिक करने के लिए आ जाता है तो वो उसका हाथ छोड़ देती है। जियांग जैसे ही जाने लगता है तो वो बोलती है अपना फाइटिंग करना बंद कर दो। वो बोलता है क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? वो बोलती है नहीं, मैं तो तुम्हारे भलाई के लिए बोल रही हूँ। अगर ऐसी ही हरकतें रहेंगी ना तो एक दिन तुम्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाएगा स्क्रू टाइट करने के लिए। शावन की बातें सुनकर जियांग का दोस्त तो उस पर हंसने लग जाता है, क्या तू स्क्रू टाइट करने के लिए फैक्ट्री में जाने वाला है? इसके बाद शावन उसे भी वार्निंग दे देती है, तुम्हें ना पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए वरना तुम्हारा करियर ना बर्बाद है। ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है। फ्रेंड जियांग से पूछने लग जाता है आखिर ये लड़की कौन थी? जियांग बोलता है बस कोई बेवकूफ सी लड़की थी। इधर शावन के अंकल उसे घर लेकर जा रहे होते हैं और बोलते हैं मुझे माफ कर देना, अगली बार मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पर मैंने इस बार अपना वादा तोड़ा ना तो मैं खुद को श्राप देता हूँ कि 35 का होने पर भी मुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी। ये सुनकर शावन उन्हें माफ कर देती है क्योंकि पिछली लाइफ में 40 साल के होने पर भी उसके अंकल को कोई लड़की नहीं मिली थी। इसके बाद शावन घर में आ जाती है। अंकल उसे जूस पकड़ाते हैं और उसके बाद वो अपनी मोम को आवाज देते हैं। शावन अपनी ग्रैंडमा से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। एक्चुअली में उसकी ग्रैंडमा एक डॉक्टर होती है। ग्रैंडमा बोलती है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आखिरकार तुम्हारे बाप को अकल आ गई और उसने तुम्हें पढ़ाई करने के लिए यहाँ पर भेज दिया। शावन मन में सोचती है इन्हें तो ये बात पता ही नहीं है कि मैं यहाँ पर खुद भाग कर आई हूँ। ग्रैंडमा बोलती है कल से तुम्हारा स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हारे अंकल तुम्हें छोड़ने जाएंगे। शावन बोलती है आपको और अंकल को इतनी ज्यादा परेशानी उठाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। ग्रैंडमा अंकल बोलते ऐसे कैसे, तुम्हारा कल फर्स्ट डे है, मैं ही तुम्हें छोड़ने के लिए चलूंगा। शावन बोलती है अंकल आप ना दुनिया के सबसे बेस्ट अंकल हो और सोचती है मैं ना ग्रैंडमा की तरह पढ़ाई कर कर दुनिया की सबसे अच्छी डॉक्टर बनूंगी। नेक्स्ट डे शावन स्कूल में पहुंच जाती है जहां पर स्कूल की हेड उसे स्कूल में वेलकम कर रही होती है। मैंने सुना है तुम बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो, जब भी तुम्हें जरूरत हो ना तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे क्लास की ना हेड टीचर भी हूँ। इसके बाद टीचर उसे क्लास में लेकर आ जाती है और सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है, ये हमारी नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। सभी स्टूडेंट बातें करने लग जाते हैं। हमने सुना है ये एलिमेंट्री स्कूल में हर क्लास में फर्स्ट आती थी, ये ना बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। उसके बाद शावन अपनी सीट पर आकर बैठ जाती है और बोलती है मैं मेहनत कर कर आगे बढ़ूंगी और उस स्क्रू फैक्ट्री से ना दूर रहूंगी। तभी वहाँ पर जियांग भी आ जाता है। शावन बुक से अपना मुंह छुपा लेती है लेकिन जियांग तो उसे ही देख रहा होता है। अभी शावन के आगे बैठी हुई लड़की उसे बताने लग जाती है ये हमारे स्कूल का ना डेविल लड़का है, स्कूल के सेकेंड ईयर में आते ही ना 2 डीमेरिट मिल चुके हैं, तो हर दिन गलतियां करता रहता है। शावन बोलती है अच्छा तो ये इसी क्लास में है क्या? पता नहीं जो भी इसका डेस्क मेट होगा वो कितना ज्यादा बेचारा होगा। जियांग उसके पास आ जाता है और उसे डेस्क मेट कहकर बुलाता है। शावन के तो होश ही उड़ जाते हैं। जियांग उसे इशारा करता है जगह देने के लिए। उसके बाद वो सड़क जाती है, सोच रही होती है आखिर मेरी किस्मत इतनी ज्यादा फूटी कैसे हो सकती है। वो बोलता है क्या कोइंसिडेंस है, हम ना फिर से मिल गए। उसके बाद वो उसके साथ हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, हंसने का नाटक करने लग जाती है, मुझे ना तुम बहुत ही ज्यादा पसंद आए। तभी जियांग का फ्रेंड पीछे मुड़कर बोलता है अच्छा तो तुम ही नई ट्रांसफर स्टूडेंट हो। तभी टीचर इन लोगों को बात करता हुआ देख लेती है और येन को बोलती है तुम शावन के साथ सीट ना एक्सचेंज कर लो। तभी जियांग बोलता है टीचर सीट चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं ना शावन को बहुत ही ज्यादा पसंद हूँ इसीलिए ये सीट चेंज नहीं करना चाहती है। टीचर बोलती है शावन ना तुम्हारी तरह नहीं है बल्कि एक सीरियस और अच्छी स्टूडेंट है। इसके बाद जियांग अपने फ्रेंड को गुस्से में इशारा कर देता है कि अपनी सीट से उठना मत। उसके बाद वो शावन को भी गुस्से में देखता है। उसके बाद शावन चुपचाप अपना बैग लेकर वहीं पर बैठ जाती है और टीचर को बोलती है सीट एक्सचेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। टीचर भी मान जाती है और सभी को बोलती है चलो फिर टेस्ट स्टार्ट करते हैं। फैन बोलता है अभी तो स्कूल स्टार्ट हुआ था, आप ऐसे कैसे टेस्ट ले सकती हो? जियांग उसके सर पर मारता है और बोलता है टीचर की बात सुन। क्लास खत्म होने के बाद शावन के सामने जो बैठी हुई लड़की होती है वो उसे अपना नाम बताने लग जाती है, मेरा नाम ना चिंग है, चलो मैं तुम्हें पूरा स्कूल घुमा देती हूँ। ये बात शावन जियांग को साइड हटने के लिए बोलती है, मुझे ना बाहर जाना है।
वो बोलता है अगर तुम्हें जाना है तो पहले मुझे ना एग्जाम के नोट्स दे दो, इसी के बाद जाने दूंगा। शावन बोलती है ठीक है मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगी, लेकिन वादा करो कि तुम बदले में मुझे कभी बुली नहीं करोगे। बोलकर वो डील के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन वो तो अपना हेड डाउन कर लेता है। शावन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पिछली लाइफ कम थी, जो इस लाइफ में भी मेरा पाला इसके साथ पड़ गया। स्कूल की छुट्टी होने के बाद शावन जब जा रही होती है तो जियांग रास्ते में उसका इंतजार कर रहा होता है। शावन तो उसे देखते ही अपना मुंह छुपाने लग जाती है। जियांग जल्दी से आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। शावन बोलती है मैंने बोला था ना कि तुम मुझे बुली नहीं कर सकते। जियांग उसका हाथ छोड़ देता है और बोलता है अगली बार से ना इस रोड से मत जाना। इसके बाद शावन अपनी घर की तरफ जा रही होती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की ना तो मैं अपने अंकल को बुला लूंगी। तभी जियांग सामने वाले घर में जाता है। ये देखकर वो सोचती है अब ये क्या मुसीबत है, क्या ये मेरे बाजू वाले घर में रहता है? अभी शावन को याद आता है इसकी फैमिली तो बहुत ही ज्यादा रईस है, तो ये ऐसी जगह पर क्यों रह रहा है। तभी शावन को उसके डैड की कॉल आ जाती है। वो उससे पूछने लग जाते हैं तुम कहाँ पर चली गई हो? शावन बोलती है मैं अपने अंकल के घर पर आ गई हूँ और यहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हूँ। डैड बोलते हैं मैंने तुम्हें बोला था ना तुम्हें पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाकर फैक्ट्री में काम करो। शावन बोलती है कोई भी मेरी लाइफ में ऐसे इंटरफेयर नहीं कर सकता है और कॉल कटने के बाद रोने लग जाती है। इस दुनिया में कुछ लोग मेरी तरह भी होते हैं जो कि पेरेंट्स के होने के बाद भी बेघर होते हैं। इतने में शावन के अंकल घर पर पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर शावन जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेती है। अंकल बोलते हैं क्या हुआ, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मैं सो गया था इसीलिए मैं तुम्हें स्कूल से पिक करने के लिए नहीं आ पाया। देखो जरा मैं तुम्हारे लिए कितने सारे स्नैक्स लेकर आया हूँ। उसके बाद शावन अपने अंकल के साथ घर के अंदर चली जाती है। इधर जियांग से मिलने के लिए उसका फ्रेंड यंग आ जाता है। यंग पूछता है इतनी रात को तूने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? यांग बोलता है क्योंकि मैं यहीं पर शिफ्ट हो गया और यहीं पर रहने वाला हूँ। यांग बोलता है क्या तेरे पेरेंट्स ने तुम्हें यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भेजा है? तू ऐसी जगह पर रहेगा? तू तो एक बड़े से विला में रहा करता था ना, जहाँ पर एक बड़ा सा स्विमिंग पूल भी होता था और खुद का गैरेज भी था। यांग बोलता है ये भी तो कितनी अच्छी जगह है ना, मेरे पास अब नेबर्स भी हैं और इतनी अच्छी रोड भी है और यहाँ पर ना स्ट्रीट डॉग भी है। यांग बोलता है बात तो सही है, यानी कि आगे तुम्हें कभी चोट लगेगी तो तेरे साथ स्ट्रीट डॉग भी होगा। यांग बोलता है कि आपके मुंह से तो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं निकाल सकता। यांग बोलते थी रात को तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया है क्या ये टूटा फूटा घर दिखाने के लिए? यांग बोलता है मैं ना बहुत ही ज्यादा बोर हो रहा था इसीलिए मैंने तुझे बुला लिया। वो बोलता ठीक है लेकिन तू हमारी बाजू वाली क्लास की शेन की हेल्प कर दे। स्पोर्ट्स स्कूल के 2 स्टूडेंट ना उसे बुली कर रहे हैं। उन लोगों ने ना उसकी मॉम के इलाज के पैसे तक ले लिए हैं। जियांग इसके लिए मान जाता है और उन दोनों बुली लड़कों का नाम पूछता है। नेक्स्ट डे शावन जैसे ही स्कूल के बाहर पहुंचती है तो वो 2 लड़कियों को जियांग के बारे में बात करता हुआ सुन लेती है। जियांग ने ना सभी के सामने किसी 2 स्टूडेंट को फाइट के लिए चैलेंज किया है। बंदे के साथ फ्रेंडशिप करना तो कितना ज्यादा मुश्किल है ना। शावन सोचती है सही बात है, उससे दूर ही रहो तो ही सही रहेगा। अभी जियांग शावन को पीछे से खींच लेता है और उसे चुप रहने के लिए बोलता है मैं ना नोटिस कर रहा हूँ जब भी तुम मुझसे मिलती हो ना तो लाल पीली हो जाती हो। जल्दी से उसका हाथ हटाती है। जियांग तो उसे चिढ़ाते हुए क्लास के लिए जाने लगता है। सीन में स्कूल के बोर्ड पर टेस्ट के रिजल्ट लगे होते हैं। स्टूडेंट ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि जियांग हमेशा फर्स्ट आता था लेकिन इस बार कोई नई लड़की फर्स्ट आई है। शावन अपना नाम पढ़ी रही होती है, तभी इतने में वहाँ पर ज़ेन आ जाता है और उसे कांग्रेचुलेशन बोलने लग जाता है। शावन को भी पता चल जाता है ये वही स्टूडेंट है जो सेकंड आया है और सोचती है कितना ज्यादा हैंडसम है ना और खुश होकर उसे हाथ मिलाने वाली होती है, लेकिन तभी जियांग बीच में आ जाता है। उसे देखकर तो सारे स्टूडेंट वहाँ से भाग जाते हैं। ज़ेन शावन को बोलता है क्यों ना लंच में हम लोग स्कूल पेपर के बारे में डिस्कस करें। शावन भी ओके बोलकर उसके साथ चली जाती है। के बाद जियांग जैसे ही बोर्ड की तरफ देख रहा होता है तभी उसका फ्रेंड यंग आ जाता है। बोलता है क्या तू सच में रिजल्ट देख रहा है, पर तुझे तो नीचे से देखना चाहिए ना। जियांग बोलता है बस भी कर, ये बता हुआ क्या है। बोलता है शेन आ गया है और हमारा वेट कर रहा है। दूसरी तरफ शावन ज़ेन के साथ कैंटीन में लंच कर रही होती है। ज़ेन उसे बोलता है तुम पहली हो जिसने मुझे टक्कर दी है। शावन वहाँ पर कुछ लड़कों को जियांग के बारे में बातें करते हुए सुन लेती है। लोग बोल रहे होते हैं अभी हमने ना जियांग को स्कूल के एक लड़के शेन को बुली करते हुए देखा है। सच में वो ना एक गरीब लड़के को भी नहीं छोड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है ना कि जियांग हमारे स्कूल का स्टूडेंट है। शावन को ये सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब वो जा रही होती है
वो रास्ते में जियांग को देख लेती है जो किसी लड़के को मारकर उससे पैसे ले रहा होता है। शावन सोचती है ये कितना बड़ा डेविल है, पिछली लाइफ में ये मुझे भी परेशान किया करता था। में दिखाया जाता है जब शावन फैक्ट्री में काम कर रही होती है तो जियांग उसे बार बार काम करवाता रहता था। ऐसे कर कर वो उसे टीज किया करता था, लेकिन शावन को लगता था कि वो उसे बुली करता है। प्रेजेंट में शावन सोच रही होती है मुझे न इससे पंगा नहीं लेना चाहिए और वहाँ से चली जाती है। इधर जियांग स्टूडेंट से 600 युआन और मांग रहा होता है। 2 दिन में वो पैसे ना मुझे दे देना, वरना मैं तुम्हारे स्कूल में जाकर ना तुम्हारी पिटाई करूँगा। फिर वहाँ पर शावन आ जाती है और जियांग से पूछती है क्या तुम्हें पैसों की कमी है? देखो ऐसे ना लोगों को बुली करना छोड़ दो। जियांग बोलता तुम्हें लग रहा है कि मैं इसे बुली कर रहा हूँ? शावन बोलती अब झूठ मत बोलना, मैंने ना अपनी आंखों से देखा है कैसे ये तुम्हें पैसे दे रहा था। वो बोलता है तुम ना अपने काम से काम रखोगी तो अच्छा रहेगा। और उस पर चिल्लाने लग जाती है अब से ना तुम फाइटिंग करना बंद कर दो और क्लास बंक कर कहीं नहीं जाओगे। सुना तुमने मैंने तुम्हें क्या कहा? के बाद वो उसका गाल पकड़ता है और बोलता है मैंने ने सुन लिया। जिसके बाद शावन जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तभी जियांग के पास टीचर आकर उसे डांटने लग जाती है कि अभी ना अपने पेरेंट्स को यहाँ पर बुलाओ, तुम ना यहाँ पर स्टूडेंट्स को बुली कर रहे हो। बोलता है अगर आप चाहो तो कॉल कर आप खुद ही बुला लो ना टीचर। जिसके बाद टीचर जियांग की मॉम को कॉल करती है, लेकिन मॉम बोलती है अभी मैं ना मीटिंग में हूँ तो मैं अभी बात नहीं कर सकती हूँ। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। टीचर जियांग पर चिल्ला रही होती है तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी कोई पड़ी ही नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हें कम से कम स्टूडेंट से माफी मांगनी पड़ेगी। जिसके बाद जियांग उसी बुली लड़के को वहाँ पर बुलाता है और उससे पूछता है क्या मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए? टीचर बोल रही है तुम कितने ज्यादा बदतमीज हो गए हो। अभी वो स्टूडेंट टीचर को बोलता है इसमें ना जियांग की कोई गलती नहीं है और उसे उसका बैग पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शावन सोचती है ये क्या चल रहा है, ये ना सच में डेविल स्टूडेंट कहलाने के ही लायक है। मारा उसने है और मार खाने वाला इससे माफी मांग कर गया है। लेकिन वो बुली स्टूडेंट वहाँ से जाते हुए शावन को धक्का देकर चला जाता है तो शावन नीचे गिर जाती है। ये जियांग देख लेता है और उसके पैर पे चोट लगी होती है तो वो जल्दी से टीचर को बाय बोलकर शावन के पास जाता है। शावन तो उसे देखकर भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग ही नहीं पाती। इसके बाद वो झुकता है और वो उसे पिगी बैग देकर वहाँ से ले जाने लगता है। रास्ते में शावन उसे पूछ रही होती है तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्या तुम्हें पैसों की कमी है? चैन की फैमिली ना बहुत ही ज्यादा गरीब है। डैड तो कर्जा लेने के बाद भाग गए थे। उसके बाद उसकी मोम ने ना बचपन से ही उसे अकेले पाला है। एक तो उसकी हालत पहले से ही खराब है, ऊपर से तुमने उससे पैसे भी लूट लिए हैं। जियांग बोलता है मुझे ना गरीब लोगों को लूटने में ज्यादा मजा आता है। बोल दिए क्या तुम्हारे अंदर सिंपैथी नाम की चीज नहीं है? वो बोलता है क्या कहा सिंपैथी? मैं तुम्हें उठाकर लेकर चल रहा हूँ और तुम्हें मुझसे से पूछ रही हो। वो बोलते हाँ थोड़ी सिंपैथी तो है तुम्हारे अंदर। बुली लड़का अपने दोस्त को लाकर जियांग को दिखा रहा होता है इसने आज मेरी खूब धुलाई की है। वो लड़का नोटिस करता है जियांग आज तक किसी लड़की में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था तो ये सब क्या चल रहा है। बोलता है हमें ना जियांग से निपटने के लिए इस लड़की को ही सबक सिखाना होगा। ये सोचकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जियांग शावन को उसके घर तक छोड़कर जाने वाला होता है लेकिन तभी शावन उसका हाथ पकड़कर शुक्रिया अदा करती है। बेचारे को तो बहुत ही ज्यादा दर्द होता है और उसे इशारा कर कर दिखाता है तुम इतनी ज्यादा भारी थी कि मेरा हाथ अब हिल भी नहीं पा रहा है। और बोलती रुको जरा मेरी ग्रैंडमा ना डॉक्टर है, मैं उन्हें बुला लेती हूँ। बोलता है रहने दो, तुम अपनी ग्रैंडमा की नींद मत खराब करो। बोलती ठीक है मुझे भी थोड़ी बहुत मेडिसिन की नॉलेज है, मैं तुम्हारी चोट पर दवाई लगा देती हूँ। इसके बाद वो उसके घर पर आ जाती है और बोलती है अपना हाथ दो मैं ट्राई करती हूँ। उसे तो बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था लेकिन शावन उसका हाथ मोड़कर उसे ठीक कर देती है और बोलती है क्या अब तुम्हारा दर्द ठीक हो गया है? ठीक होने के बावजूद भी वो जानबूझकर दर्द में रहने की एक्टिंग करता है, तुमने तो मेरा हाथ ही तोड़ दिया। जिसके बाद शावन नीचे बैठकर उसे माफी मांगने लग जाती है। जियांग तो हंसने लग जाता है मैं तो बस नाटक कर रहा था। जिसके बाद उसकी धुलाई करती है तुमने ना अपनी लिमिट क्रॉस कर दी है, आओ अब मुझे ट्रीटमेंट के पैसे दो। 250 युआन हो गए हैं। वो बोलता है तुम्हारी वजह से मेरे हाथ का ये हाल हो गया था और तुम मुझसे ही पैसे मांग रही हो। जिसके बाद वो चुपचाप बैठ जाती है। जियांग उसका गुस्सा कम करने के लिए उसे लॉलीपॉप देता है, अब गुस्सा छोड़ भी दो। बोलती है अगली बार ऐसा मजाक मत करना, मैं ना बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इसलिए शावन जब स्कूल जा रही होती है तो रास्ते में उसे ये दोनों बुली लड़के मिल जाते हैं। तो जियांग के साथ बहुत घूमती हो, हमारे पास क्यों नहीं आ रही हो? बोलती अगर तुम लोगों ने मुझे हाथ लगाया ना तो जियांग तुम लोगों को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जियांग ना मेरा बॉयफ्रेंड है और वो मेरा बदला ना तुम लोगों से लेगा। तभी जियांग पीछे से आ जाता है और ये सब कुछ सुन लेता है।
शावन बोलती है मैं ना कोई झूठ बोल नहीं रही हूँ, मैं सच में उसी के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो लड़का बोलता है अच्छा तुम जियांग की गर्लफ्रेंड हो ना, चलो तो फिर उसे यहाँ पर बुला कर लेकर आओ, अब हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे। शावन सोचती है अब मैं क्या करूँगी, मैंने तो इन लोगों को ऐसे ही झूठ बोल दिया, एक काम करती हूँ तुरंत यहाँ से भाग लेती हूँ। जैसे ही वो भागने लगती है तो जियांग से टकरा जाती है। जियांग बोलते देखो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। शावन बोलती देखा मैंने बोला था ना कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अब ये मुझे सपोर्ट करेगा। जियांग बोलता हाँ मैं इसे सपोर्ट कर रहा हूँ। वो लड़के तो जियांग को सुनाने लग जाते हैं इस मामूली सी लड़की के लिए हमसे फाइट करोगे। जियांग उन्हें पंच मार देता है। शावन उसे मना करती है लड़ो मत, नहीं तो फिर तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन जियांग नहीं मानता और उसे मारे जा रहा होता है। इसने तुमसे बहुत ही ज्यादा रूडली बात की है ना। उसके बाद वो लड़का जियांग से हार मान जाता है और शावन से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। ये सुनकर जियांग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी आवाज आती है कि वहाँ पर पुलिस आ रही है। शावन जल्दी से जियांग को लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद एक जगह पर ये लोग रुक जाते हैं। शावन उसे थैंक यू बोलने लग जाती है। वो बोलता है मैंने आज तुम्हारी इतनी बड़ी हेल्प की और बदले में तुम बस मुझे थैंक यू देने वाली हो। शावन बोलती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए मिल्क टी खरीद देती हूँ। उसके बाद वो उसके लिए मिल्क टी लेकर आ जाती है और उसकी चोट पर बैंडेज भी लगा देती है। बोलता है आज तो तुम अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रख रही हो ना। शावन बोलती है मैंने ना उन लोगों के सामने बस ऐसे ही बोल दिया था क्योंकि मुझे उन लोगों से बचना था, तुम्हारे नाम के अलावा मुझे किसी और का नाम याद ही नहीं आया। ये बोलकर वोटकर वहाँ से जाने लगती है। वैसे आज तुमने जो फाइट की है अगर वो स्कूल को पता चल गई तो तुम्हारे साथ क्या होगा। वो बोलते क्या होगा, बस मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा और क्या होना है। वो बोलती है अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना तो तुम्हें फैक्ट्री में ना स्क्रू टाइट करने के लिए भेज दिया जाएगा। और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोलती है फैक्ट्री में तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, जिंदगी वहाँ पर बिताकर कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा रहेगा कि तुम अपनी मॉम का बिजनेस ही इनहेरिट कर लो या फिर अपने डैड की तरह ना एक अच्छे डॉक्टर बन जाओ। उसकी बातें सुनकर जियांग सोचने लग जाता है आज तक किसी ने मुझे ऐसा नहीं बोला। के बाद वो उसे अपने पास बुलाता है और पंपकिन बोलकर वहाँ से भाग जाता है। शावन उसे मारने के लिए उसके पीछे जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में प्रिंसिपल जियांग को डांट रहा होता है, तुम बाहर जाकर ऐसे लड़ाई झगड़ा कैसे कर सकते हो, तुमने कई बार ना स्कूल के रूल्स को तोड़ा है, अगर 2 बार और ऐसा किया ना तो अब की बार तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। फिर वहाँ पर शावन आ जाती है और बताती है जियांग ने ना मेरी वजह से फाइट की थी। जियांग बोलता है तुम यहाँ से चली जाओ। प्रिंसिपल जियांग को बोलता है तुम्हें उस स्टूडेंट से माफी मांगनी पड़ेगी, जिससे तुमने लड़ाई झगड़ा किया था। लेकिन जियांग माफी मांगने से साफ मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शावन प्रिंसिपल के पास आती है और बोलती है जियांग ने मुझे बचाने के लिए उन गुंडों से फाइट की थी क्योंकि वो ना मुझे छेड़ रहे थे। बोलती है प्रिंसिपल आपकी भी तो बेटी है, अगर उसे कोई ऐसे छेड़ेगा और अगर कोई लड़का उसे ऐसे हीरो की तरह बचाने आएगा तो बदले में क्या आप उसे ऐसे ही सजा देंगे। आपको ना जियांग को माफ कर देना चाहिए वरना आगे से कोई भी लड़का किसी लड़की की हेल्प ही नहीं करेगा। इसके बाद प्रिंसिपल मान जाता है ठीक है इस बार हम जियांग को माफ कर देते हैं, उसे एक सॉरी वाला नोट लिखकर सभी स्टूडेंट के सामने सुनाना होगा। शावन बोलती है ठीक है मैं इस बारे में ना उसे मनाऊंगी। के बाद वो जियांग के पास पहुंच जाती है जो समुद्र के किनारे पत्थर पर बैठा होता है। वो बोलती है कितना बड़ा कॉन्सिडेंस है ना कि तुम मुझे यहाँ पर मिल गए, और उसे बताती है टीचर ने बोला है कि तुम्हें एक सॉरी का नोट लिखकर सभी को सुनाना पड़ेगा। बोलता है मैं ना कोई सॉरी का नोट नहीं लिखने वाला हूँ। बोलती है ठीक है तो मैं लिख दूंगी ना। वो बोलता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। शावन बोलती है क्या तुम जिद करना छोड़ नहीं सकते हो। वो बोलता है मैं उस रबिश लड़की से ना माफी नहीं मांगने वाला। शावन बोलती है मैं कौन सा तुम्हें दिल से माफी मांगने के लिए बोल रही हूँ, तुम्हें तो बस वो स्क्रिप्ट पढ़नी होगी जो मैं तुम्हें लिख कर दे रही हूँ। अभी बारिश आने वाली होती है तो जियांग जल्दी से शावन को अपनी जैकेट से कवर कर एक जगह पर लेकर आ जाता है। उनसे बोलती है मेरी बात मान लो, मैं ना माफी मांग लूंगी उस लड़के से और सॉरी का नोट लिखकर मैं तुम्हें दे दूंगी, बस तुम्हें उस नोट को ना पढ़ना होगा। एक बार मेरी बात सुन लो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाए। बोलता ठीक है इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन शावन को तो यकीन ही नहीं आ रहा होता, तुम तो किसी की बात नहीं मानते तो कैसे मान गए। बोलता है क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारी बात मान रहा हूँ। ये सुनकर वो चुप हो जाती है। फिर उसे ग्रैंडमा का कॉल आ जाता है। वो उसे बोलती है मैंने गार्डन में हर्ब्स को ना सूखने के लिए फैलाया था, बारिश हो रही है इसलिए क्या तुम जल्दी से जाकर हटा दोगी क्योंकि तुम्हारे अंकल भी घर से कहीं गए हुए हैं। शावन ओके बोल देती है जिसके बाद जियांग उसे अपना जैकेट दे देता है और खुद भीगते हुए जाता है। इसके बाद दोनों घर पर पहुंचकर ग्रैंडमा का काम कर देते हैं। माँ तो उनसे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। ये दोनों भीग गए थे इसलिए ग्रैंडमा उन दोनों के लिए जिंजर का सूप लेकर आती है ताकि उन दोनों को सर्दी न
लगे। लेकिन जियांग जिंजर सूप नहीं पीता। शावन उसे सुनाने लग जाती है, कुछ लोग ना बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, वो लोग तो जिंजर सूप भी नहीं पी पाते हैं। सुनते ही वो तुरंत उस सूप को पी लेता है। शावन तो खुश हो जाती है और उसके चेहरे को ताड़ने लग जाती है, ये कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है ना। वो बोलता है क्या हुआ, मैं बहुत ही ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ क्या। शावन तो उसे मारने लग जाती है। तभी ग्रैंडमा आकर शावन को बताती है, तुम्हारे रूम में ना थोड़ी सी लीकेज हो रही है, तुम्हारे अंकल भी यहाँ पर नहीं आए हैं, तो हम क्या करें। शावन बोलती है कोई बात नहीं ग्रैंडमा, मैं देख लेती हूँ। तभी जियांग उसकी हेल्प करने के लिए चला जाता है। ग्रैंडमा बोलती है ये लड़का कौन है, ये तो बहुत ही ज्यादा लंबा और हैंडसम भी है, क्या ये तुम्हारा क्लासमेट है। वैसे बहुत ही ज्यादा हेल्पिंग नेचर है इसका। शावन सोचती है पता नहीं ये खुद को समझता क्या है। नेक्स्ट सीन में शावन बड़ी मेहनत के साथ जियांग के लिए सॉरी का नोट लिखकर तैयार कर रही होती है। उसके बाद वो उसे मैसेज कर कर पूछती है क्या मैं तुम्हें ये नोट देने के लिए आ जाऊं, तुम अपने घर पे होंगे ना। बोलता है मैं घर पर नहीं हूँ, मैं ना टी शॉप पर हूँ। जिसके बाद शावन भी वहीं पर पहुँच जाती है। देखती है वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ जियांग से मिल्क टी खरीदने के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही हैं। सोच रही होती है मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर काम करता होगा। सारी लड़कियों के जाने के बाद शावन उसे सॉरी का नोट दिखा देती है। बोलती है पढ़ कर देखो, मैंने बहुत ही अच्छा लिखा है ना। बोलता है ये तो बिल्कुल बेकार है। ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में पेपर को मोड़ तोड़कर वहाँ से चली जाती है। जाने के बाद जियांग उसके सॉरी के नोट को फिर से खोलता है और देखता है उसके पीछे उसने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा चेयर नोट लिखा होता है, हर मुश्किल का सामना कर सकते हो। ये पढ़कर जियांग स्माइल करने लग जाता है और वो सॉरी नोट को पढ़ने लग जाता है। तभी शॉप में उसका फ्रेंड आ जाता है। वो बोलता है क्या तू स्कूल बिल्कुल नहीं जाने वाला है, यहीं पर काम करने वाला है क्या। वो भी बस उस शेन की मॉम के इलाज के पैसे जमा करने के लिए। तू उसकी इतनी ज्यादा हेल्प कर रहा है, अगर तेरे पेरेंट्स को पता चला कि तू यहाँ पर ये सारी चीजें कर रहा है तो क्या तेरे पेरेंट्स को बुरा नहीं लगेगा। जियांग बोलता है अगर उन्हें पता लग भी गया ना तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फ्रेंड बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है, दुनिया में ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं है जो अपने बच्चे से प्यार ना करे। जियांग बोलता है तू ना अपना मुंह बंद रख और अपनी टी पी ले। इतने में टीवी पर न्यूज चल रही होती है जियांग की मोम की कंपनी के बारे में। अपनी मोम को टीवी न्यूज में देखने के बाद तुरंत ही टीवी बंद कर देता है और अपने फ्रेंड को समझाता है तू यहाँ पर फ्री में खाने पीने के लिए मत आया कर, बाहर से ना पैसे जरूर दे देना। शॉप में एक लड़की आ जाती है कुछ खरीदने के लिए तो जियांग काम करने लग जाता है। तभी उसका फ्रेंड उस सॉरी नोट को कचरा समझकर डस्टबिन में फेंक देता है। जियांग काम खत्म करने के बाद उस सॉरी नोट के पेपर को ढूंढने लग जाता है। उसका फ्रेंड बोलता है क्या हुआ, तू क्या ढूंढ रहा है। जियांग बताता है यहाँ पर ना एक पेपर रखा था, पता नहीं कहाँ गया। फ्रेंड बोलता है वो पेपर तो मैंने कचरे में डाल दिया। जियांग तुरंत ही डस्टबिन में ढूंढने लग जाता है। फ्रेंड बोलता है अभी ना गार्बेज की बैन आई थी, वो सारा कचरा लेकर जा चुकी है। जियांग डंपिंग यार्ड में जाकर ढूंढने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी बारिश शुरू हो जाती है तो उसका फ्रेंड उसे रोक रहा होता है। वहाँ पर शावन आ जाती है और जियांग को बोलती है मेरी ग्रैंडमा ने खाना बनाया है और वो तुम्हें भी बुला रही है। लेकिन जियांग बोलता है हम ना कभी और खाएंगे और वहाँ से चला जाता है। शावन को तो गुस्सा आ जाता है, ये कितना ज्यादा बेकार लड़का है। इधर तेज बारिश हो रही होती है लेकिन फिर भी जियांग कचरे में से उस सॉरी नोट को ढूंढ रहा होता है। फिर उसका फ्रेंड आकर उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है, लेकिन जियांग मना कर देता है। जिसके बाद उसका फ्रेंड भी उसकी मदद करने लग जाता है। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद जब जियांग को वो पेपर मिलता है तो वो पूरी तरीके से गल चुका होता है। देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। नेक्स्ट डे शावन स्कूल जा रही होती है, लेकिन तभी वो रास्ते में देखती है जियांग उसी गरीब स्टूडेंट शेन के पास होता है और उसके सामने पैसे काउंट कर रहा होता है। देखकर शावन तो उसे गलत समझ लेती है, चाहे मैं इसे कितना भी समझा लूं ये यही करने वाला है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन जियांग उस लड़की से पैसे ले नहीं रहा था, वो अपने जमा किए हुए पैसे उसे दे रहा होता है। जिसके बाद वो लड़का उसे थैंक यू बोल रहा होता है। असेंबली में टीचर आकर शावन से पूछने लग जाती है क्या जियांग यहाँ पर आकर सॉरी नोट पढ़ेगा या नहीं। वैसे मुझे उससे कोई उम्मीद तो है नहीं। शावन भी सोच रही होती है वैसे मॉर्निंग में वो आज स्टूडेंट को फिर से बुली कर रहा था तो मुझे भी नहीं लगता कि वो ऐसा करेगा। इसके बाद वो अपसेट होकर वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी माइक पर जियांग की आवाज आ जाती है। ये देखकर शावन पीछे मुड़कर जियांग को देखती है। जियांग सारी चीजें पढ़कर सॉरी बोल रहा होता है। देखकर शावन सोचने लग जाती है लेकिन ये तो मैंने नहीं लिखा था, लगता है इसने खुद लिखा है। इसके बाद जियांग जैसे ही क्लास में आता है तो शावन उससे बात नहीं कर रही होती। बोलता है क्या तुम मुझसे बात नहीं करने वाली हो, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं बोलती। तभी जियांग बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। इसके बाद स्टूडेंट उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। शावन भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी जियांग का फ्रेंड येंग उसके पास आता है और बोलता है तुम ना
जियांग से गुस्सा होना छोड़ दो। जानबूझकर तुम्हारा सॉरी लेटर नहीं घुमाया था, मेरी ही गलती है। मैंने गलती से उसे डस्टबिन में फेंक दिया था। इसी वजह से कल रात वो बारिश में भीगते हुए कचरे में से वो सॉरी लेटर को ढूंढ रहा था और वो बीमार हो गया। ये सुनकर शावन तो शौक रह जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह ही मैंने देखा था कि वो शेन को बुली कर रहा था और उससे पैसे ले रहा था। तो जियांग बोलते ये तुम क्या बोल रही हो? जियांग तो उल्टा उसकी मदद करने के लिए टी शॉप में इतनी दिनों से काम कर रहा था। शावन बोलती है लेकिन स्कूल में सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स को बुली करता रहता है और उसने उस शेन को भी बुली किया है जो कि काफी ज्यादा गरीब है। और अगर तुम्हारी बात सच है तो शेन सामने से आकर सब कुछ क्लियर क्यों नहीं कर रहा है? यान बोलता है अगर शेन सभी के सामने आकर सच बोल भी देना तो भी कोई जियांग पर यकीन नहीं करने वाला। सभी को लगेगा कि उसने धमकाकर शेन को ऐसा बोलने के लिए बोला है। शावन भी समझ जाती है कि हर कोई जियांग को गलत ही समझ रहा है। यान बोलता है अब तुम ना जियांग से गुस्सा होना छोड़ दो, मैं उसकी जगह तुमसे माफी मांग लेता हूँ। शावन तुरंत ही वहाँ से भागने लग जाती है। यान पूछता है तुम कहाँ पर जा रही हो? शावन बोलती है जियांग को ढूंढने। वो तुरंत यहाँ हॉस्पिटल में पहुँच जाती है और जियांग के पास आकर उसे सॉरी बोलने लग जाती है। सॉरी, मैंने ना तुम्हें गलत समझा, मुझे दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए था। वैसे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सभी लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? जियांग तो अभी भी उससे गुस्से में होता है तो शावन उसे बार बार सॉरी बोलकर मनाने लग जाती है। चलो अब गुस्सा छोड़ दो और मुझे माफ कर दो। जियांग भी मान जाता है। तभी शावन के अंकल उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें कितना ज्यादा ढूंढ रहा था और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जियांग को देख कर बोलते हैं अच्छा तो तुम अपने इस हैंडसम क्लासमेट के साथ हो। शावन बोलती है अंकल आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अंकल बताते हैं तुम्हारे डैड ना तुम्हें लेने के लिए घर पर आ गए हैं। शावन घर पर आने के बाद अपने आप को ना रूम में लॉक कर लेती है। डैड अंकल और ग्रैंडमा को बोल रहे होते हैं आज मैं अपनी बेटी को ना यहाँ से लेकर जाऊंगा। आखिर उसके पढ़ने का क्या फायदा है? वो एक लड़की है, उसे बस पैसे कमाने का काम करना चाहिए अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। अंकल बोलते हैं हम तो शावन की पढ़ाई का तुमसे पैसा भी नहीं ले रहे हैं, फिर तुमको प्रॉब्लम क्या है? डैड बोलते हैं तुम मुझे भाई मत बोलो, तुम मेरे सगे भाई थोड़ी हो। मेरी मॉम ने ना दूसरे आदमी से शादी कर कर तुम्हें पैदा किया है और तुम लोग ना मेरी बेटी को ऐसे मुझसे नहीं छीन सकते हो। वो मेरे पैसे कमाने की मशीन है, समझे? अगर तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो तो ठीक है। इतने सालों से मैंने उसके ऊपर जो भी पैसे खर्च किए हैं वो मुझे वापस कर दो। मुझे पूरे 3 लाख युआन चाहिए। अंकल बोलते तुम अपनी बेटी को बेच रहे हो। डैड बोलते मुझे बस उसके ऊपर लगाए हुए अपने सारे पैसे चाहिए। अंकल मान जाते हैं ठीक है मैं कहीं से भी जाकर उधार कर्जा लेकर आऊंगा लेकिन तुम्हें सारे पैसे दे दूंगा। अब से ना शावन मेरी बेटी होगी। शावन रूम से सारी बातें सुन रही होती है। रात में वो घर के बाहर बैठकर रो रही होती है। बाद वो उसे लॉलीपॉप पकड़ाने लगता है लेकिन वो नहीं ले रही होती। जियांग जबरदस्ती उसके मुंह में डाल देता है और हंसने लग जाता है। शावन बोलती है तुम किस लिए अपने दांत दिखा रहे हो? वो बोलता है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा अगली लग रही हो। और फिर पूछने लग जाता है वैसे क्या हुआ है, क्या तुम मुझे बता सकती हो? क्या तुम अपने डैड की वजह से रो रही हो? शावन बोलती नहीं। वो बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे मिस कर रही थी? शावन चिल्लाने लग जाती है तुम ना परवट वाली बातें मत किया करो और फिर वो उसे बाय बोलकर अपने घर में चली जाती है। इसके बाद शावन अपने रूम में जब बुक पढ़ रही होती है तभी अंकल उसका डोर नॉक कर रहे होते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हारे लिए ना बारबेक्यू लेकर आया हूँ। शावन बोलते हैं अंकल दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही अंकल अंदर आते हैं बोलते हैं देखो जरा मैं तुम्हारे सारे फेवरेट स्नैक्स लेकर आया हूँ। शावन बोलती है सॉरी अंकल, मेरी वजह से आप और ग्रैंडमा दोनों ही मुसीबत में फंस गए हैं। अंकल बोलते हैं हम सब फैमिली है और तुम्हें ना अपने डैड की बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की एज है वही करो और बाकी की चीजें ना अपने अंकल पर छोड़ दो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। उससे पूछते हैं वैसे तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, हम लोग तुम्हारा बर्थडे ना अच्छे से बनाएंगे, बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए? बोलती अंकल मुझे बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना है। अंकल बोलते कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने कभी अपना बर्थडे बनाया ही ना हो? जैसे तुम तो हमेशा फोन पर मुझे बताया करती थी कि तुम अपना बर्थडे बहुत ही अच्छे से बना रही हो। वो बोलती अंकल मैं ना झूठ बोला करती थी ताकि आपको और ग्रैंडमा को मेरी फिक्र ना हो। अंकल बोलते अगर ऐसी बात है ना तो इस बार मैं तुम्हारा बर्थडे ना बहुत ही ज्यादा आलीशान के साथ बनाऊंगा। और वो उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे शावन क्लास में बैठी होती है। जियांग और उसका फ्रेंड उसे ही देख रहे होते हैं। उसे बोलता है क्या हुआ आज ना तुम बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रही हो। एक टीचर शावन को बताती है टीचर ने ना तुम्हें ऑफिस में बुलाया है। इसमें टीचर शावन को डांट रही होती है इंग्लिश तुम्हारा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट था, में तुमने कितनी सारी गलतियां की हैं। जैसे ही वो डांट खाने के बाद ऑफिस से बाहर आती है उसका हाथ पकड़कर उसे कन्वीनियंस स्टोर में लेकर आ जाता है। उसने उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स खरीदे होते हैं। शावन बोलती है ये ना हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
जब भी खाना खाना होता है ना तो मेरे घर पर आ सकते हो। मेरी ग्रैंडमा तो हमेशा तुम्हें बुलाती रहती है। सारी चीजें ना बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ क्या क्या खरीदना है। यांग उसके कान में बोलता है, हम लोग तो ऐसे शॉपिंग कर रहे हैं जैसे कि हम लोग ना यंग कपल हैं। शावन बोलती है, क्या बकवास कर रही हो, वैसे भी इस दुनिया में सिर्फ 1% ही लोग हैं जो अपने पहले प्यार के साथ एंड तक रह सकते हैं। यांग बोलता है, मुझे यकीन है कि मैं भी उन 1% लोगों में से हूँ। यांग की बातें सुनकर शावन तो बहुत ही ज्यादा शाय होने लग जाती है और बाहर आकर सोचती है, मैं ना एक नंबर की पागल हूँ, मुझे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसके बाद यांग बाहर आता है और सोचता है, मैं तो उसे पूछना ही भूल गया कि उसे अपने बर्थडे के लिए क्या चाहिए। वहाँ पर वो कुछ लड़कियों को खड़ा हुआ देखता है और उससे पूछने लग जाता है, तुम लड़कियों को बर्थडे में क्या गिफ्ट पसंद आता है। वो लड़कियाँ बोलती है, जिसे हम पसंद करते हैं वो जो मर्जी दे दे, लड़कियों को वो सब पसंद आता है। यांग बोलता, ठीक है मैं समझ गया, पर ये बताओ तुम लोग ये क्या हुलिया बनाकर यहाँ पर घूम रहे हो। लोग जाकर ना पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो तुम लोगों को भी फैक्ट्री में जाकर स्क्रू टाइट करने का काम करना पड़ेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। एक लड़की तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, यांग कितना ज्यादा हैंडसम है ना और कितना ज्यादा अच्छा भी है। नेक्स्ट डे शावन का बर्थडे होता है। ग्रैंडमा उसे बोलती है, आज ना मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल नूडल्स बनाए हैं। के बाद वो नूडल्स को खाने लग जाती है। के बाद वो जैसे स्कूल में आती है तो क्लास में अंदर आने से पहले वो देखती है क्या यांग वहाँ पर बैठा हुआ है। तभी वहाँ पर यान और चिन आ जाते हैं और उसे बोलने लग जाते हैं, क्या तुम यांग को ढूंढ रही हो। मैं तुम्हें बता दूं कि वो क्लास में नहीं है, पर आजकल तुम ना यांग के ऊपर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही हो। शावन बोलती है, ऐसा ना बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस उसके ऊपर इसलिए ध्यान देती हूँ ताकि वो अच्छे से पढ़ाई करे, नहीं तो उसे फैक्ट्री में स्क्रू टाइट करने का काम करना पड़ेगा ना। वहाँ पर टीचर आ जाती है और शावन को अपने ऑफिस में ले जाती है। इसमें आने के बाद टीचर उसे बताती है, तुम्हारे ना डैड का कॉल आया था, वो तुम्हें ना स्कूल से निकालना चाहते हैं। सुनकर शावन तो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाती है। टीचर बोलती है, तुम ना बहुत ही ज्यादा अच्छी स्टूडेंट हो, हमारा स्कूल तो चाहेगा तुम जैसे स्टूडेंट यहीं पर पढ़े और हमारे स्कूल का नाम रोशन हो। तुम अपना डिसीजन बताओ, क्या तुम सच में स्कूल से निकलना चाहती हो या नहीं। अगर तुम पढ़ोगी तो हम इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। शावन बोलती है, मैं ना पढ़ाई करना चाहती हूँ। टीचर बोलती है, फिक्र मत करो, अब हम तुम्हें ना पूरा सपोर्ट करेंगे। रात में अंकल और ग्रैंडमा ने उसके बर्थडे के लिए अच्छा सा डिनर तैयार कर रखा होता है। ग्रैंडमा बोलती है, तुम यांग को भी कॉल कर यहीं पर बुला लो। शावन तुरंत ही यांग को कॉल कर आने के लिए बोलती है। यांग बोलता है, थोड़ी देर में मैं तुम्हारा बर्थडे केक लेकर आ जाता हूँ। शावन के अंकल उसे एक गिफ्ट देते हैं। शावन को वो ब्रेसलेट ना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा महंगा होता है। अंकल बोलते हैं, मैं तुम्हें दे रहा हूँ ना, तुम पैसों को मत देखो। शावन तो बहुत ही ज्यादा खुश होने लग जाती है। वैसे मेरी लाइफ में ना कुछ खराब चीजें हैं तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि मेरे डैड मुझसे प्यार नहीं करते तो क्या हुआ, कर भगवान ने मुझे इतने प्यारे अंकल दिए हैं और इतनी प्यारी ग्रैंडमा दी है, मैं इसी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। उसके बाद वो शावन को सुनाने लग जाते हैं, तुम्हारे डैड यहाँ पर आए हुए हैं और तुम उन्हें हेलो भी नहीं बोल रही हो, तुम तो बड़ी बदतमीज हो चुकी हो। मैं इसे स्कूल से निकलवा कर आऊंगा और इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये मेरी बेटी है, अगर ये मेरे साथ नहीं चलेगी तो पैसे कौन कमाएगा, इसे ना मेरे लिए पैसे कमाने ही होंगे। अंकल बोलते हैं, क्या तुमने कभी इसे अपनी बेटी समझा भी है, क्या तुम्हें याद है आज तुम्हारी बेटी का बर्थडे है। लेकिन डैड को तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊंगा। हम बोलते हैं, लेकिन मैं स्कूल नहीं छोड़ने वाली, मुझे पढ़ाई करनी है। ग्रैंडमा भी अपने बेटे पर चिल्लाने लग जाती है, पता नहीं मैंने तुम जैसे हार्टलेस बंदे को कैसे पैदा कर दिया। डैड बोलते हैं, आप भी कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हो, मुझे पैदा करने के बाद आपने मेरे डैड को डिवोर्स दे दिया और दूसरे मैन से शादी कर इस बच्चे को पैदा किया। सुनकर अंकल तो डैड पर चिल्लाने लग जाते हैं, आखिर तुम मेरी मोम के बारे में कैसी बातें कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो। डैड बोलते हैं, हाँ मैं पागल हो गया हूँ। अंकल तो छुरी उठा लेते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हें शावन को यहाँ से नहीं लेकर जाने दूंगा। शावन एक ग्लास फोड़ देती है और बोलती है, अब बहुत हो गया। डैड आप यही चाहते हो ना कि मैं आपके साथ चलूं, ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन आप अंकल और ग्रैंडमा को परेशान मत करो। बोलकर वो वहाँ से भाग जाती है और बाहर पड़ोसी के लोग खड़े होकर उन लोगों का तमाशा देख रहे होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर यांग केक लेकर आ जाता है। उन्हें पड़ोसियों से पता चल जाता है कि घर में लड़ाई हो रही थी। शावन यहाँ से भागकर कहीं चली गई है। इसके बाद वो भी शावन को ढूंढने के लिए चला जाता है। वो उसे समुद्र किनारे मिल जाती है। यांग तो उस पर चिल्लाने लग जाता है, तुम्हें पता भी है मुझे तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र हो रही थी। शावन तो रोने लग जाती है। यांग उसे अपना कंधा देता है, बाद वो उसके कान में ईयरफोन डाल देता है और म्यूजिक ऑन कर देता है। उसे बोलता है, चलो आज रात ना हम यहाँ से कहीं भाग जाते हैं।
बाद वो साइकिल पर उसे बैठने के लिए बोलता है, उसे कहीं पर लेकर जाने लगता है। वो बोलता है ये मेरा पहली बार है कि मैं साइकिल के पीछे किसी को बिठा रहा हूँ। बाद वो उसे बारबेक्यू एंजॉय करने के लिए लेकर आ जाता है और पूछता है अब मुझे बताओगी कि क्या हुआ था। शावन बोलती है मेरे डैड नहीं चाहते कि मैं पढ़ाई करूँ, तो ना मुझे फैक्ट्री में काम करने के लिए भेजना चाहते हैं। इतने सालों में मुझे समझ नहीं आया कि आखिर मेरे डैड मुझे पसंद क्यों नहीं करते हैं। शायद मैं एक लड़की हूँ इसीलिए। शाम बोलता है ये ना अच्छी लड़की बनना छोड़ दो और अपनी मर्जी की जिंदगी जियो। तो अब तुमने खा लिया है इसलिए अब यहाँ से चलते हैं। शावन बोलती है क्या तुम बिना पैसे दिए यहाँ से भागने वाले हो। वो बोलता है ऑफ कोर्स और उसका हाथ पकड़कर उसे भगाकर वहाँ से ले जाता है और शॉप का ओनर उन लोगों पर चिल्लाता रह जाता है। काफी दूर तक आने के बाद ये लोग आराम करते हैं। शावन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जियांग उसको देखकर खुश हो जाता है और बोलता है चलो हमें जल्दी से चलना चाहिए वरना पुलिस हमें पकड़ लेगी। वो बोलती है मुझे ना पता है तुमने टेबल पर ना पहले से ही पैसे रख दिए थे। इसके बाद शावन अपने घर पर आ जाती है। ग्रैंडमा घर के बाहर ही उसका इंतजार कर रही होती है। शावन जल्दी से उन्हें हग करती है और बोलती है सॉरी ग्रैंडमा मैंने आपको भी परेशान कर दिया। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारे अंकल बाहर तुम्हें ही ढूंढने के लिए गए हैं। शावन अपने अंकल को कॉल कर बोलती है मैं घर वापस आ चुकी हूँ। इसके बाद वो जियांग की मैसेज पढ़ने लग जाती है। जियांग ने मैसेज क्या होता है मैं दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहता। ये मैसेज पढ़कर वो शॉक हो जाती है ये कहना क्या चाहता है। नेक्स्ट डे टीचर शावन को स्कूल में कंपटीशन के बारे में बता रही होती है। तुम्हें और जेन को साथ में मैथ कंपटीशन के लिए जाना होगा। शावन ओके बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी टीचर उसे रोक कर पूछती है क्या तुम जियांग को डेट कर रही हो। शावन बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है मैं तो बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। मुझे तो अभी कॉलेज एंट्रेंस का एग्जाम भी क्लियर करना है। टीचर बोलती है सही कहा पढ़ाई के बीच में ना कभी किसी और चीज को मत आने देना। इससे शावन जेन के साथ मैथ कंपटीशन में जाने के लिए निकल रही होती है। तभी वहाँ पर जियांग भी पहुँच जाता है। शावन बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हम दोनों तो कंपटीशन के लिए जा रहे हैं तुम्हारा क्या काम है। बोलता है मैं ना तुम दोनों को चीयर्स करने के लिए चलूंगा। इसके बाद वो उन दोनों के साथ दूसरे स्कूल में आ जाता है कंपटीशन के लिए। बाद कंपटीशन के रिजल्ट अनाउंस हो रहे होते हैं जिसमें शावन फर्स्ट आई होती है। नेक्स्ट डे टीचर क्लास में सभी को बताती है स्कूल की तरफ से ना तुम लोगों को ट्रिप पर लेकर जाया जा रहा है। इसके बाद टीचर 2-3 जगहों का नाम बताती है। इसमें से एक टेम्पल वाली जगह होती है। तुम लोग डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पर जाना है। तो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें टेम्पल पर जाना है। नेक्स्ट सीन में शावन अपने तीनों फ्रेंड्स के साथ सीढ़ियाँ चढ़कर टेम्पल के बाहर तक पहुँच जाती है। इसके बाद वो जियांग के साथ एक मॉन्क से मिलने के लिए जाती है और वो उनसे अपनी शादी के बारे में जानना चाहती थी। लग जाने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। जियांग को बोलते हैं हम लोग तो फिर से मिल गए। इसके बाद यंग शावन से पूछता है अब हम लोग कहाँ चलेंगे। बोलती है मुझे अपनी ग्रैंडमा और अंकल के लिए ना कुछ तोहफे लेने हैं। ये सुनकर जिन बोलती है मुझे और येन को ना साथ में कुछ काम है तो तुम जियांग के साथ शॉपिंग पर चली जाओ। ये बोलकर वो येन को साथ लेकर चली जाती है और उसे समझाती है तुम्हें कुछ समझ नहीं आया क्या। जियांग को शावन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है तुम इतना भी नहीं समझ पा रहे हो। जैसे शावन घर पर आती है तो वो तोहफे अपने ग्रैंडमा और अंकल को देने लग जाती है। शावन के बैग में से एक हेयर क्लिप निकलती है। बोलते हैं ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है तुम पर सूट भी करेगी। शावन याद करती है जब वो शॉप में गई थी और उसे ये क्लिप पसंद आया था। ये बहुत ही ज्यादा महंगा था इसीलिए उसने ये नहीं खरीदा था। जियांग ने वो क्लिप उसके लिए खरीद कर बैग में डाल दिया था। इसके बाद वो उसे खिड़की से आवाज कर बुलाती है और पूछती है क्या वो क्लिप तुमने मेरे लिए खरीदा है। बोलता नहीं मैंने बस चोरी कर ना तुम्हारे बैग में डाल दिया था। शावन उसे शुक्रिया अदा करने लग जाती है। वो बोलता है तुम्हें जो चीज पसंद आती है ना उसे छोड़ा मत करो। अपनी पसंद की चीजों को ना छोड़ा नहीं चाहता। मैं तो चाहे चीज हो या इंसान सब में ऐसा ही करता हूँ। नेक्स्ट स्कूल के नोटिस बोर्ड पर बास्केटबॉल कंपटीशन का नोटिस लगा होता है। तभी जियांग की टीम का एक मेंबर उसके पास आता है और उसे मनाता है कि तुम वापस से टीम में शामिल हो जाओ। लेकिन जियांग मना कर देता है मैं रिटायर हो चुका हूँ। मेंबर तो उस पर चिल्लाने लग जाता है आखिर ये तुम्हारा क्या एटीट्यूड है। शाह सोचती है प्रीवियस लाइफ में भी जियांग को बास्केटबॉल खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था तो आखिर अचानक से वो क्यूट क्यों कर रहा है। इसके बाद वो यंग से पूछती है क्या बास्केटबॉल मैच में कुछ हुआ था। इसके बाद जियांग की टीम उसे मना रही होती है तुम टीम के कैप्टन हो इसलिए वापस आ जाओ। लेकिन वो मना कर देता है मैं अब कैप्टन नहीं हूँ और टीम छोड़ चुका हूँ। तुम लोगों को खेलना नहीं आता तो टीम को डिसबैंड कर दो। इस वजह से टीम मेंबर्स जियांग पर गुस्सा होने लग जाते हैं। तभी शावन आकर उन्हें समझाती है मैं कैसे भी कर करना जियांग को वापस लेकर आऊंगी। इसके बाद वो जियांग से जाकर शर्त लगाती है अगर मैं बास्केटबॉल मैच जीत गई ना तो तुम्हें वापस से बास्केटबॉल मैच खेलने जाना पड़ेगा।
अगर तुम जीते तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। जिसके बाद शावन उससे शर्त जीत जाती है। के बाद जैसे ही बास्केटबॉल मैच स्टार्ट होता है तो एक मेंबर के पैर पर चोट लग जाती है। अपोजिट टीम वाले उन लोगों का मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तुम लोगों का ना कुछ नहीं हो सकता। तभी टीम का साथ देने के लिए शावन हार जाता है। इतना अच्छा मैच खेलता है कि उन लोगों की टीम जीत जाती है। शावन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और जियांग उसे उठाकर घुमाने लग जाता है। के बाद जैसे ही दोनों को होश आता है तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एक लड़की जियांग के पास आकर उससे उसका नंबर मांगने लग जाती है। तुम ना बास्केटबॉल मैच खेलते हुए बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे थे। लेकिन जियांग मना कर देता है, वैसे क्या तुम मुझे पसंद करती हो? तो वो हाँ बोल देती है। लेकिन जियांग बोलता है, मुझे तुम्हारे टाइप की क्राई बेबी वाली लड़कियां ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मेन बात यह है कि मैं ना किसी और को पसंद करता हूँ। तभी शावन वहाँ पर आते हुए ये सारी बातें सुन लेती है। वो लड़की वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तभी शावन जियांग को कोल्ड ड्रिंक लाकर दे देती है। जियांग पूछता है, क्या तुमने सारी बातें सुन ली है? वो बोलती, हाँ मैंने सुन लिया है कि तुम हमारे टाइप की लड़कियों को पसंद नहीं करते हो। वो बोलता है, मैंने उसे जो भी बोला था ना, तुम उस बात को दिल पर मत लो। लेकिन शावन तो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो चुकी होती है। बोलती है, वैसे मैं कौन सा तुम्हें लाइक करने वाली हूँ, इसलिए ज्यादा मत सोचो। नेक्स्ट डे शावन के पास वही लड़की आ जाती है और उसे बोलती है, तुम मेरी ये लिमिटेड एडिशन वाली क्लिप ले लो, लेकिन बदले में मुझे तुम जियांग का नंबर दिलवाने में हेल्प करो। मालूम है तुम जियांग की अच्छी दोस्त हो। शावन बोलती है, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाली हूँ। वो बोलती है, तुम जैसी गरीब लड़की मेरे इस ऑफर को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी जियांग को पसंद करती हो इसलिए तुम मेरी हेल्प नहीं कर रही हो? शावन उसे बोलती है, बकवास मत करो, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग आ जाता है और वो शावन को वही लिमिटेड एडिशन वाला क्लिप दे देता है। बोलता है, इसे ना मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। वो लड़की जियांग को बोलती है, तुम इसके लिए ये सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम इसे पसंद करते हो? जियांग बोलते है, हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ। वो लड़की बोलती है, ये भी तो मेरी ही तरह है ना, आखिर तुम इसे क्यों पसंद कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं? जियांग बोलते, तुमने सोचा भी कैसे कि तुम इसकी तरह हो? ये टॉपर है, क्या तुम भी टॉपर हो? ये तो स्टूपिड भी है, तो क्या तुम भी स्टूपिड हो? के बाद वो लड़की तो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। शावन पूछती है, तुम मेरी तारीफ कर रहे थे या फिर मेरी बेइज्जती कर रहे थे? नेक्स्ट सीन में शावन के अंकल की गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़कर जा रही होती है, लेकिन अंकल तो बहुत ज्यादा शर्मा रहे होते हैं ये बोलने के लिए कि तुम रुक जाओ। फिर शावन अपने अंकल की हेल्प करने के लिए आ जाती है और उनकी गर्लफ्रेंड को बोलती है, अंकल ना आपको रोकना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़कर कहीं मत जाओ। उसके बाद अंकल भी हिम्मत कर अपनी बात बोल देते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड मान जाती है और दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। ये देखकर शावन तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो स्कूल आने में लेट हो जाती है, जिस वजह से उसे यंग के साथ बाहर खड़े होने की पनिशमेंट मिलती है। लेकिन तभी वहाँ पर जियांग हो जाता है और वो शावन की जगह पनिशमेंट लेने के लिए खड़ा हो जाता है। नेक्स्ट डे में शावन जियांग को ढूंढते हुए समुद्र के किनारे आ जाती है। जियांग उसे डांटने लग जाता है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? और उसे अपने दिल की बात बता देता है, मैं ना तुम्हें पसंद करता हूँ। शावन तो शौक ही हो जाती है। तभी जियांग उसके करीब आने लग जाता है। शावन जल्दी से अपने मुंह के ऊपर हाथ रख लेती है। तभी जियांग उसके हाथ पर किस कर लेता है और बोलता है, तुमने सुना ना मैंने क्या बोला है? तो वो हाँ बोल देती है। नेक्स्ट से शावन अपनी ग्रैंडमा के साथ बैठी हुई होती है और वो जियांग के बारे में ही सोच रही होती है। तभी उसे जियांग का मैसेज आता है, वो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट में बैठकर मजे मजे का खाना एंजॉय कर रहे होते हैं। इसके बाद शावन जियांग को गिफ्ट में देने के लिए एरोप्लेन खरीदती है। दूसरी तरफ वो अपने रूम में होता है। उसकी मोम से बोलती है, कब तुम जिद्दी बनना छोड़ोगे? लेकिन जियांग अपनी मोम से गुस्सा होता है और वो बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है तो देखता है शावन उससे मिलने के लिए आई है। वो जल्दी से अपने आंसू पोंछता है। शावन उसे बोलती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारी फैमिली में क्या चल रहा है? जियांग बताता है, जब मैं छोटा था ना तो खो गया था और कुछ सालों के बाद जब मैं मेरे मॉम डैड को वापस मिला तब तक उन लोगों के पास दूसरा बच्चा आ गया था। के बाद उस फैमिली में मेरी जगह ही नहीं बची। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक आउटसाइडर हूँ। जिसके बाद मैं भी उन लोगों से दूर हो गया था ताकि वो लोग हैप्पी फैमिली की तरह रह सके। इसके बाद शावन उसका मूड ठीक करने के लिए बाहर घूमने के लिए लेकर आ जाती है। बाकी फ्रेंड्स भी आए होते हैं। यहाँ से ये लोग जब वापस जा रहे होते हैं तो शावन सो जाती है। जियांग उसका सर ना अपने शोल्डर पर रख लेता है और बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। इसी बस में वो दोनों बुली लड़के भी बैठे हुए होते हैं। उन लोगों को लग रहा होता है जियांग अपनी फैमिली का नाजायज बेटा है, इस वजह से उसके पेरेंट्स ने उसे छोड़ दिया है। नेक्स्ट डे जब वो लोग
स्कूल से छुट्टी होने के बाद जा रहे होते हैं तो वो दोनों बुली लड़के उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। हमें पता चल गया है कि तुम्हारी मॉम ने तुम्हें क्यों छोड़ा है, क्योंकि तुम जरूर एक नाजायज लड़के हो, इसलिए तुम्हारी फैमिली में ना तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। सुनकर जियांग गुस्से में उस बंदे को पीटने लग जाता है। शावन जल्दी से उसे रोकती है। इसके बाद वो जियांग को हक कर उसे शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन इसके बाद जियांग ने अपने आप को रूम में कैद कर लिया होता है। वो शावन से मिल नहीं रहा होता। शावन उसके घर के पास पहुंचकर उसे मना रही होती है, पर वो उसके लिए फायरवर्क भी करने लग जाती है। ऐसे सैड होकर तुम्हें क्या मिलेगा, चलो जल्दी से दरवाजा खोल कर ना बाहर आ जाओ। जिसके बाद जियांग बाहर आता है और उसे हक कर बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में जैसे ही जियांग को होश आता है तो उसके मॉम डैड उससे मिलने के लिए आए होते हैं। उसके पेरेंट्स उसकी गलतफहमी को दूर करते हैं। हम लोग ना कभी तुम्हें भूले नहीं थे, तुम खो गए थे ना, हम लोग तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा परेशान थे, हमारी जगह ना कोई नहीं ले सकता है, हमें माफ कर दो, हम दोनों हमेशा काम में बिजी रहते थे इसलिए तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाए। जिसके बाद वो भी रोते हुए अपने मॉम डैड को माफ कर देता है। नेक्स्ट सीन में पेपर का रिजल्ट आ गया होता है। शावन खुश होकर रिजल्ट देख रही होती है। उसके काफी अच्छे मार्क्स आए होते हैं, लेकिन तभी वो देखती है जियांग तो फर्स्ट आ गया है। ये देखकर वो शॉक हो जाती है। तभी उसे याद आता है जेन ने उसे बताया था कि वो 1 साल पहले ही स्कूल में ट्रांसफर हुआ है, लेकिन उससे पहले कोई और ही था जो यहाँ पर फर्स्ट आया करता था। शावन समझ जाती है कि उससे पहले यहाँ पर जियांग ही फर्स्ट आया करता था। जिसके बाद वो जियांग को ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन तभी जियांग का नाम डिसअपीयर हो जाता है। वो जेन और चिंग से आकर पूछती है जियांग कहाँ पर है। वो दोनों बोलते कौन जियांग, तुम किसकी बात कर रही हो। ये सुनकर शावन तो शौक हो जाती है और बोलती है उसका तो नंबर भी गायब हो गया है और रोने लग जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं एक्चुअली में 10 साल बाद यानी कि 2018 में जब शावन और जियांग फैक्ट्री में काम करते थे, शावन की मौत फैक्ट्री की जलने की वजह से हो जाती है। जैसे ही जियांग फैक्ट्री के बाहर पहुंचता है तो ये देखकर उसे बहुत बड़ा शौक लगता है कि शावन मर चुकी है। इसके बाद वो मास्टर के पास जाकर प्रे करने लग जाता है, मुझे ना शावन वापस चाहिए। मास्टर बोलते हैं उसे फिर से पैदा होने का मौका मिलेगा, लेकिन बदले में तुम्हारी लाइफ चली जाएगी। के लिए जियांग तुरंत ही मान जाता है। इसके बाद वो अपनी और शावन की सेकंड लाइफ की रिबोर्न की विश मांगता है और उसके बाद ही उसका अचानक से रिबोर्न हो जाता है। वो उसी टाइम पर पहुंच जाता है जिस दिन शावन भी ट्रेन में आई थी और वो दोनों मिले थे। दिन में शावन तेजी से भागते हुए अपने घर पर आती है और वो अपनी और जियांग की फोटो देखकर खुश होने लग जाती है, लेकिन जैसे ही वो ग्रैंडमा से जियांग के बारे में पूछती है तो उन्हें भी इस बारे में कुछ नहीं पता होता। तुम किसकी बात कर रही हो। तभी शावन देखती है कि सारी फोटोज में से जियांग की फोटो गायब हो रही है। ये देखकर वो शौक हो जाती है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और 2021 आ जाता है। शावन एक अच्छी डॉक्टर बन चुकी थी और एक हॉस्पिटल में काम कर रही होती है। तभी यहाँ पर उसे अपनी फ्रेंड चिंग मिल जाती है जो अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर आई होती है, क्योंकि बास्केटबॉल मैच खेलते वक्त उसे चोट लग गई होती है। तभी उस लड़के की टीम का कोच वहाँ पर आ जाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जियांग ही होता है। एक्चुअली में अब वो नंबर 1 बास्केटबॉल टीम का कोच होता है। इसके बाद शावन अपनी क्लिप को ढूंढने लग जाती है जो उसे नीचे गिरी हुई मिलती है। जैसे ही उसे उठाती है तभी जियांग उसे उठाकर हेल्प करता है। शावन तो शौक रह जाती है और बोलती है क्या हम दोनों पहले कभी मिल चुके हैं। जियांग बोलता है ये लाइन तो बहुत ही ज्यादा पुरानी हो गई है किसी के साथ फ्लर्ट करने के लिए, लेकिन हाँ तुम ना सच में बहुत ही ज्यादा जानी पहचानी लग रही हो। तो एक काम करते हैं हम दोनों साथ में ना डिनर पर चलते हैं। शावन तुरंत ही मान जाती है और दोनों साथ में जाते हुए बातें कर रहे होते हैं। शावन उसे अपने स्कूल के बारे में बताती है। वो बोलता है मैं भी तो उसी स्कूल में पढ़ता था और यहीं पर इस कहानी का डी एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगी।